नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों की, जो दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। करीब करीब सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद से उम्मीदवार सेवाराम कसाना ने आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की। उन्होंने महमूदपुर की जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए वोटों की अपील तो की ही, साथ ही भोपरा की जनता से भी वादा किया कि अगर वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहले जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई दूसरे इलाकों में भी जनसभाएं कर जनता से अपने लिए वोटों की अपील की। तो आज एक के बाद एक कई जनसभाएं करते नजर आए सेवाराम, और इसके साथ ही साथ जनता से उन्होंने कई वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे, जिसमें महिला सुरक्षा और शिक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। मैं गाजियाबाद के लोकसभा क्षेत्र में हूं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सेवाराम जी साथ में हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और नेशन लाइव में। आप इस बार जो इलेक्शंस में जा रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, किसानों का है। सबसे पहले किसानों को ठगा है, इस बीजेपी सरकार ने किसानों को ठगा है। ठग के आज तक इन्होंने कोई काम हमारे यहाँ नहीं किया। देखिए, हमारा दिल्ली से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर क्षेत्र है और यहाँ कोई काम हमारे नहीं हुए हैं। किसानों को ठगा है, हमारी औरतों का कोई शिक्षा का कोई वो प्रबंध नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी ने आज तक जब से वोट लिए हैं आज तक यहाँ कभी आके झांके नहीं है। और हमारे इतने किसान भाई हैं, इतने बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, सबसे पूछ लीजिए, आप डिबेट कर लीजिए कि हमारे यहाँ आके कभी उसने ना पूछा है किसी का, ना बीमारी में, ना खुशी में, ना गम में, कभी नहीं आए वो लोग। बस एक बार आए थे जब उनका इलेक्शन था। उसके बाद हमारे कुछ लोग उनके मिलने गए तो उनसे कहा कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। एक पुल की समस्या है, हमारा एक धारीपुर गांव है और एक आगे जो गांव है वो आगे गढ़ी सिरौरा, वहां से कुछ पुल की समस्या थी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पुल बनवा दूंगा, आगे उद्घाटन कर गए। 3 साल हो गए, अभी तक वापस लौट के नहीं आए। तो एक बार हमारे बुजुर्ग लोग सब भाई गए हमारे कि जी उसका हमारा समाधान कुछ कीजिए। बोले आप पुल की बात मत करिए, मतलब मैं बम से उड़वा दूंगा पुल को। तो ये हाल उनके हैं। जो मंत्री जी हमारे यहाँ के सांसद हैं वो हमारे बुजुर्गों से ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्ग सीधे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती है कि हम विकास पे वोट मांगते हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप ये बताइए, विकास के इन्होंने क्या क्या काम किए बता दिए। विकास के काम किए, एक शौचालय बनाने के काम किए। जो शौचालय वहां 50 लाख में बन रहा है, हमारे यहाँ 50 लाख में 4 गरीबों के घर बनेंगे। इन्होंने कहा था हम गरीब धन योजना लाएंगे और उनको सब मकान देंगे। आज तक हमारे यहाँ पूछ लीजिए किसी भी संस्था से, कहीं से भी कोई मकान दुकान किसी को दिया हो, कोई काम नहीं किया हमारे यहाँ। हर आदमी त्रस्त है इनसे। हर बिजली, देखिए बिजली वाले इतने यहाँ डकैती डाल रहे हैं कि जिसके घर में मीटर नहीं थे उनके यहाँ मीटर लगवा दिए। एक मकान में, जो घरेलू मकान है उनमें 3-3, 4-4 हजार का बिल आ रहा है। किसान कहाँ से लाए? किसान की 6 महीने की कमाई होती, 6 महीने में 6 महीने कमाई कहाँ से क्या करेगा वो? सबसे पहले हम अपने जो युवा वर्ग है इनको काम दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो समस्याएं उनको हल करेंगे, जैसे कि डाई, यूरिया, खाद, इनकी समस्या हल करेंगे। जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारी औरतें हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध बनाएंगे, जो इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपके साथ में बीके सिंह है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप प्रतिद्वंदी के रूप में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, प्रतिद्वंदी तो हमारा वही होगा क्योंकि हमारे पहले सांसद है वो, और हमारे किसान भाई जो सब उससे त्रस्त है, इसलिए हमारा जो सीधी लड़ाई है बीके सिंह जी से है। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अगर अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो चाहे वो समाजवादी पार्टी की हम बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहां पे तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइडलाइन कर दिया गया है। उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के लिए कहूंगा, कांग्रेस ने पहले बीजेपी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। अब एक नया और चालान चलाया है कि 6,000 रुपए महीना हम हर किसान को देंगे। अरे 6,000 रुपए मैंने क्यों देते हो आप? अगर मैं अपने बेटी को कहूंगा काम मत कर, मैं रोज तेरे को 200 रुपए दूंगा, तो बिगड़ेगा, शराब पिएगा और गलत काम करेगा। आप पैसे क्यों देते हो? क्या रिश्वत देने देते रहे पब्लिक को?
चुनावों में ही आप क्यों बातें करते हो? चुनाव से पहले क्यों नहीं बातें की आपने? कांग्रेस कहती है मैं 6,000 रुपए महीने दूंगी। 6,000 का मतलब है तुम रोजगार दो ना, फिर 6,000 क्यों दे रही हो? आप तो रिश्वत का काम कर रहे हो। 6,000 महीने, 6,000 रुपए महीना देगा, 72,000 रुपए साल का देगा, तो आप ये बताओ उसमें क्या होता है गरीब का? गरीब किसान का क्या होगा 6,000 में? गाजियाबाद में अगर देखा जाए लोकसभा क्षेत्र में तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्राइम बहुत ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में अगर आप सांसद बन के आते हैं तो आपके पास में इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या लगता है आप क्या समाधान निकालेंगे इसका? देखिए, बीजेपी ने साफ कह रखा है लॉ एंड ऑर्डर से कि आपके जो मन में आए वो करिए, ये गलत काम है, तानाशाही है उनकी। हम सबसे पहले जो कानून व्यवस्था है इसको सुधारेंगे, उसको सही करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, चक्कर क्या है कि डॉली शर्मा भी यहाँ बाहर की हैं, सुरेश बंसल भी दादरी के हैं, और जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे वो बाहर के हैं। घर का हमारा कोई नहीं है इसका, लोकसभा का सब बाहर के हैं। हमारे क्षेत्रवासी अब की बार ये कह रहे हैं कि हमारा अपना कोई आए तो हम उसको वोट करेंगे जी। तो वो चीज क्षेत्रवासी उस बात को कैसे, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि वीके सिंह भी आए थे यही सारी बातें कह के, और जैसे कि अभी विकास की हालत बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब है, इन तमाम चीजों को देख के फिर जनता कैसे किसी पे भरोसा करे? जनता अपने पे भरोसा कर रही है, जनता अपने पर भरोसा कर रही है ना। आप तो सब बाहर के हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हैं, तीनों बाहर के, हमारे क्षेत्र का कोई नहीं है। उनको क्या पता हमारी समस्याएं क्या हैं, हमारे गांव की समस्याएं क्या हैं? मैं क्षेत्र से जुड़ा हूं, मुझे पता है इस बात की कि हमारे भाइयों की, हमारे चाचा ताऊ की, सबकी हमारी क्या समस्याएं हैं, मुझे पता है ना इस बात की। तो क्योंकि मैं यहाँ जमीनी जुड़ा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ की हमारी समस्याएं क्या है। बीके सिंह को क्या पता? वो तो जनरल रहे थे, वो तो तानाशाही चलाते हैं। डॉली शर्मा बाहर की हैं, उनको क्या पता? उनको क्या पता हमारी क्षेत्र की समस्याएं क्या है? आप कहना चाहते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई नेता? जी जी, हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, किसान का बेटा हूं, किसान के जैसे काम करते हैं। और पहली बार सरकार में एक नेता ने, जो वो भी किसान है, उन्होंने हमें टिकट देके यहाँ भेजा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी, वो बहुत दिनों तक आपको समाजवादी पार्टी में थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या विचारधारा की कहाँ लड़ाई हो गई कि उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को? और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने आप को आज के डेट में कहाँ पे देखती है रेस में? क्योंकि अभी अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में एक शीत युद्ध सा चल गया है इलेक्शंस को लेके, तो ऐसे में कहाँ देखते हैं अपने आप को? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विचार और समाजवादी पार्टी का कहाँ ऐसी मनमुटाव हुआ कि जिससे पार्टी टूट गई? और हाल के दिनों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 40 प्रचारकों का नाम का घोषणा किया था, उसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं था, बाद में फिर उनका नाम शामिल कर दिया गया। तो क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर, क्या चल रहा है चुनाव में? देखिए, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी को बनाने वाले माननीय शिवपाल जी थे, लेकिन बार बार उनका शोषण किया गया, बार बार उनको धोखा दिया गया, बार बार उनकी बेइज्जती की गई। और इस तरह से करने पर वो लोग आपस में, देखिए, घर में अगर अपने बड़ों की बेइज्जती करेंगे या उनके मानहानि करेंगे तो गलत होगा। इसलिए वो आपस में टूट के उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आज भी मात्र बने हुए 6 महीने हुए हैं, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी से ऊपर चल रही है। तो जनता के लिए तमाम मुद्दे तो हैं ही इनके पास, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता के बीच भी पहुंचे थे हमारे सहयोगी अर्जुन पंडित। जनता कौन कौन से मुद्दे लेकर बैठी है इनके सामने रखने के लिए, वो आपको दिखाते हैं जनता का क्या कहना है। प्रधान है भारतीय जनता पार्टी, विकास की बात करती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विकास, आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव को जैसे जैसे करीब आ रही है, विकास बहुत दूर छूट गया, लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की चीजें चल गई है, ये कहां तक चुनाव में सही लगता है आपको? देखिए, जहां तक विकास की बात है तो विकास तो जो भी आज तक पार्टियां आई हैं, जिन जिन की सरकार बनी, विकास तो सबने किया। इसने भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई विकास नहीं किया। सड़कों की रिपेयर करना हर सरकार करती है। धारा 370 इन्होंने नहीं हटाई। जो जितने युवा बेरोजगार थे कि 125 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, आज तक एक को रोजगार नहीं दिया। 370 धारा नहीं हटाई। और दिल्ली में मोदी बैठे और यूपी में योगी बैठे, आज तक मंदिर नहीं बनाया युवा ने। इसलिए तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दिया था कि मंदिर भी बनाएंगे, राम मंदिर भी, धारा 370 भी हटाएंगे। और बेरोजगार, राम मंदिर का मामला तो अभी कोर्ट में है। नहीं, कोर्ट में वो उलझा रहेगा, आज तक बन नहीं पाएगा जब तक ये लोग रहेंगे। बना नहीं पाएंगे, केवल झूठे वादे करते हैं, सब ज्यादा झूठ बोलते हैं। और जहां तक हमारे माननीय मंत्री जी की बात है, वोट के लिए वो जरूर आए थे। वो मतलब
जनरल रहे हैं, उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। MP बन गए, उसके बाद जो विदेश राज्य मंत्री बन गए। लेकिन MP भी तो आप लोगों ने ही बनाया। नहीं, हमने बनाया केवल मोदी के नाम पे। सारा युवा ये चाहता कि मोदी जो है कि मोदी देश को पलट देगा, सब बेरोजगारों को रोजगार देगा, गरीबों को मकान देगा, और जो किसानों के डाई, पेट्रोल, डीजल, जितनी भी किसानों के मतलब चीज है वो सब सस्ती हो जाएंगी। कोई चीज आज तक सस्ती नहीं हुई। अब एक फंडा और चला है 2000 रुपये वोट का, जो 6000 रुपये साल के उन्होंने घोषणा किया कि हम किसानों को देंगे। एक किसान को साल में 6000 रुपये मिलने से कौन सी गरीबी दूर हो जाएगी? जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए कि 15-15 लाख रुपए हर जनधन योजना, उसमें हम सबको जो है 15-15 लाख रुपए देंगे। आज तक पूरा गांव खड़ा है, हमारे युवा भाई खड़े, किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आई। तो केवल झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 125 करोड़ मकानों की चाबी जनता को सौंप दिया। मुझे बता दो कहां सौंप दी? केवल एक बाजीगर है जो ज्यादा राजनीति में ज्यादा बड़ा जादूगर होता, जितना ज्यादा वो कर लेता ड्रामा, वही जनता को बहका लेता। अच्छा, ये बताइए कि जिस बार अभी पॉलिटिकल पार्टीज को में आपको वरिष्ठ जितने नेता हैं, अगर मैं मुरली मनोहर जोशी की बात करूं, या फिर समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की बात करूं, या फिर कांग्रेस में, तमाम पार्टीज में जैसे वरिष्ठ नेता को साइडलाइन किया गया है, इससे आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि इसका क्या कुछ असर होगा वोट जब लोग चुनाव में वोट करने जाएंगे? नहीं, असर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसमें। माननीय मुलायम सिंह को अलग कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को अलग कर दिया, आडवाणी जी को अलग कर दिया, ठीक है, बुजुर्ग हो गए, इनको अलग कर देना चाहिए, मेरा अपना मानना। बस 70 के बाद में आदमी बुजुर्ग हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। रिटायरमेंट होना चाहिए। रिटायरमेंट होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट 60 साल में करती है, तो गवर्नमेंट इसमें जो सरकार में 70 साल। जी का साफ तौर पे कहना है कि पॉलिटिकल भी रिटायरमेंट होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ आम जनता भी हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे के साथ वो वोट करने जाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई साहब अभी ये पार्टी बीजेपी जो है ये बोलती है कि भाई हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो बदमाशी चल रही है या फिर धड़ल्ले से जो तानाशाही चल रही है उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी मैं परसों DLF कॉलोनी में गया हुआ था, ये D2 ब्लॉक की बात है, वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि भाई आज VK जनरल सिंह जी आ रहे हैं और हमने इस रोड का प्रस्ताव सबसे पहले दिया था, लेकिन आज तक इसकी सड़क की जो है मरम्मत भी नहीं हुई है। बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। अगर मुरली मनोहर जोशी की बात करें या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, तो क्या लगता है, इससे क्या सोचते हैं, क्या कुछ असर है इसका? भाई साहब ने पहले भी बताया, मैं भी बताया, जो ज्यादा उम्र का आदमी हो जाता गवर्नमेंट भी उसे रिटायर कर देती। इन लोगों को रिटायर कर देना चाहिए। तो अगर आडवाणी जी को टिकट नहीं मिला या मुरली मनोहर जोशी को, तो कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक तो ये जो पार्टी है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट की पार्टी है भाजपा, इसने खाली कागजों में पब्लिक को भरमाने के लिए, और मीडिया भी इसके सहयोग कर रहा है, इसने कोई विकास नहीं किया जमीनी स्तर पे, और देश को बांटने का काम जो ये कर रहे हैं आगे आगे, अगर ये इनकी विचारधारा के लोग बाग, ऐसा क्यों लगता है कि देश बांटने का काम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम को ये आपस में लड़ा रहे हैं। जब एक परिवार के 6 आदमी आपस में लड़ेंगे, मिलके नहीं रहेंगे, तो देश कहाँ जाएगा? एक दिन मुसलमान 40 करोड़ आबादी है, उनके पास संविधान के अनुसार सारे अधिकार हैं, उनको कैसे हम यहाँ से भगा देंगे या वो परेशान रहेंगे? तो 80 करोड़ और लोगों को परेशान नहीं करेंगे। वो पूरा परिवार एक साथ खुश रहेगा तभी देश खुश रहेगा। देश की हर जनता एक साथ मिलकर के काम करेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है, राजनीति से अलग हटके जो समाजवादी प्रगतिशील मोर्चे से जो हमारे मतलब ये सांसद के वो उम्मीदवार हैं सेवाराम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे अपने हैं और हमारे बीच से हैं, और अच्छी तरह से उनके खानदान से भी उनसे भी परिचित हैं। उनके खानदान, उनके परिवार का भी और उनका भी सोशल एक्टिविटीज रही है समाज में उनका मान सम्मान रहा है। सीधे सच्चे आदमी है, कर्मठ आदमी है, और हमें उनसे मतलब ये अपेक्षा है और आशा भी है और हमें उम्मीद भी है पूरी। अगर उनको ईश्वर ने कामयाबी दी तो मतलब ये हमारे सारे काम होंगे। रही बात विकास के उसकी मुद्दे की, विकास का मुद्दा तो एक नहीं अनेक है। लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति तो नाम की चीज ही नहीं है। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सेवाराम जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। देखिए, क्योंकि आपको टक्कर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे में आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं?
देखिए, मेरा परिवार मेरे साथ है। जब मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूँ।